हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस फ्रेश और न्यू चैप्टर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर जिसका नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। जैसे कि आप इसके नाम से जान पा रहे हो, हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो को, ठीक है ना, जहाँ पे वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो जल्दी से कॉपी निकाल लो नोट्स बनाने के लिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि क्या होगा, वर्क एंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है ना। तो देखो, जब भी तुम सुनते हो वर्क तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है कि कोई इंसान काम कर रहा होगा, उसी को वर्क बोलेंगे ना। वर्क का मतलब क्या है, काम करना। तो काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। पर काम करने का मतलब क्या होता है, देखो, काम करने का मतलब ये होता है, मान लो बॉक्स है, वो इस जगह से ले जाके इस जगह पे रख देना है, ठीक है ना। तो तुमने उस बॉक्स पे धक्का लगाया, मतलब क्या लगाया, उसमें फोर्स लगाया। फोर्स ही तो धक्का होता है ना। तो जब तुम फोर्स लगाओगे तो फिर वो बॉक्स जो है इस साइड ट्रेवल करके इधर आ गया। तो फोर्स करने के लिए तुमने क्या किया, उस बॉक्स को मोशन में लेके आए, ठीक है ना। पहले ये रेस्ट में था, फिर बॉक्स जो है मोशन में आया। तो जब भी कोई बॉडी को तुम मोशन में लाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। और देखो, जब तुम वर्क करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और इंसानों के केस में या फिर एनिमल्स के केस में जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। जो तुम खाते हो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। अब देखो, मशीन भी काम करते हैं, तो मशीन्स के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, मशीन्स के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, मशीन्स के लिए क्या है, फ्यूल है। तो फिर देखो, अगर ह्यूमन या फिर एनिमल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ह्यूमंस और एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इनको जो एनर्जी है वो मिलता है फूड से। और जो मशीन्स है उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, उनको एनर्जी मिलेगा फ्यूल से, पेट्रोल से या फिर डीजल से या फिर किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो मशीन्स को इलेक्ट्रिसिटी से या फिर फ्यूल से एनर्जी मिल सकता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होता है और वर्क हम कैसे कर पाते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी हो। और इंसान या फिर एनिमल को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। और मशीन्स को वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, किसे बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फॉर्मूलेस, हर एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हर एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वर्क को। तो देखो, अगर तुमसे कोई बोले, जिसको फिजिक्स नहीं पता है, उसको अगर पूछे कि वर्क होता क्या है, तो वो तो ही बोलेगा ना, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी जिसमें दिमाग का उपयोग हो रहा हो, ठीक है ना। तो देखो, जो वर्क है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल होता है और एक मेंटल होता है। तो जो नॉर्मल इंसान है वो सिर्फ यही बोलेगा, कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रहा हो या फिर मेंटल एक्टिविटी हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। पर फिजिक्स इज डिफरेंट। फिजिक्स कुछ और बोलता है। और फिजिक्स के भाषा में अगर हम वर्क को डिफाइन करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, वर्क को तुम इस तरह से बोल सकते हो, वर्क क्या होता है। तो देखो, वर्क होता है जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर दे तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, उस बॉडी में वर्क हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जब मैंने फोर्स लगाया तब ये बॉक्स रेस्ट में था। जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया तब ये बॉक्स रेस्ट से किस में आया, मोशन में आया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोशन। देखो, जब भी फोर्स लगा तो बॉक्स रेस्ट में से मोशन में आया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब हमने फोर्स लगाया तो बॉक्स में मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस बॉक्स में कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, ठीक है ना। तो जो वर्क
का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क कब होता है, जब भी कोई फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, तभी वर्क होता है। ये डेफिनेशन किसके टर्म में है, फिजिक्स के टर्म में। अगर नॉर्मल इंसान को पूछोगे तो फिर वो क्या बोलेगा कि जो वर्क होता है या तो फिजिकल एक्टिविटी होता है या फिर मेंटल एक्टिविटी को क्या बोलेगा, वर्क बोलेगा। पर जिसे फिजिक्स आता है वो क्या बोलेगा, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है और तुम्हें पता ही होगा मैं एग्जांपल्स देने में माहिर हूँ। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस केसेस में वर्क होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मान लो इसे। देखो तुमने कभी ट्रेन देखा है, मान लो एक ट्रेन का ट्रैक है और मैंने ये ट्रेन बना लिया, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा ट्रेन है। तो देखो ये जो पहला वाला पार्ट है ये क्या है, इंजन है। और ये सारे क्या है, ये सारे पैसेंजर कोचेस है, ठीक है ना, यहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं। तो देखो अगर तुमने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो तुम्हें पता होगा जो इंजन है वो पूरे ट्रेन को खींचता हुआ लेके जाता है। तो यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है। इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है, वो इंजन जो है इस तरफ पूरे ट्रेन को खींच रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से इसके जो सारे कोचेस है इस इंजन से कनेक्टेड है। इस इंजन से यहाँ पर देख रहे हो कनेक्टेड है, ठीक है ना, जिसके वजह से सारे के सारे जितने भी कनेक्टेड कोचेस है वो इंजन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमने क्या देखा कि इंजन फोर्स लगा रहा है जिसके वजह से इस पूरे ट्रेन में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और मोशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो ट्रेन है वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क हो रहा है। क्यों वर्क हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला लाइन प्रोड्यूसेस मोशन, ठीक है ना, मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर वर्क हो रहा है। अब दूसरा केस देखो। जब तुम घर की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो, ठीक है ना, ये मान लो सीढ़ियां है। जब तुम घर के सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो फिर तब भी वर्क हो रहा होता है। कैसे वर्क हो रहा होता है, देखो ये वाला सीढ़ी देखो, इसका हाइट जो है इस सीढ़ी के हाइट से ज्यादा है, इतने हाइट से ज्यादा है, ठीक है ना, इसको हम एच बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने बॉडी को ऊपर मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब तुम्हें अपने बॉडी में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये इतना हाइट चढ़े। तो तुम अपने बॉडी में फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, तुम अपने पैरों में फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाओगे तो तुम्हें अपना पूरा का पूरा वेट कैरी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा बॉडी है वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा जो बॉडी है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी को मोशन में लेके आता है तब उस बॉडी में क्या हो रहा होता है, जोर से बोलो, वर्क हो रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। आई होप कि तुम्हें ये सारे के सारे कंडीशन, सारे के सारे एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। मैं तुम्हें और एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ वर्क का, जो कि क्या है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करेगा तब वर्क हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें ये सारे के सारे जो सिनेरियो है उससे क्या पता लगा, जो वर्क है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, और वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है ना, और उस बॉक्सेस पे फोर्स लगाना है तभी जाके वो बॉक्स जो है मोशन में आएगा। तो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स पे डिपेंड करेगा। फोर्स के किस चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड, मतलब कितने मैग्नीट्यूड से तुम धक्का लगा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। जो तुम्हारा धक्का है वो अगर स्लो है तो फिर स्लोली मूव करेगा,
अगर तुम जोर से धक्का लगा रहे हो तो फिर वो ज्यादा तेज से मूव करेगा, ठीक है ना। तो जितना तुम फोर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क होगा। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, ये पहला फैक्टर आ गया। तो फिर यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। और देखो और एक फैक्टर कौन सा है जिस पे डिपेंड करेगा, मान लो तुमने जब इस पे फोर्स लगाया तो फिर जो बॉक्स है वो इधर आकर पहुंच गया, ठीक है ना। तो फिर इतना डिस्टेंस तुमने कवर किया है, इसको तुम एस नाम दे दो। इतना डिस्टेंस क्या किया है तुमने, कवर किया है, ठीक है ना। और जो वर्क डन का दूसरा फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस बाय विच बॉडी मूव्स, कितने डिस्टेंस से ये बॉडी मूव हुआ, ये दूसरा फैक्टर है वर्क डन का, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो वर्क डन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितने मैग्नीट्यूड से तुम फोर्स लगा रहे हो। और दूसरा फैक्टर क्या, डिस्टेंस बाय विच बॉडी मूव, कितने डिस्टेंस से वो बॉडी मूव हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है वर्क डन, ठीक है ना। तो इससे हम वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, तो देखो वर्क का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क का, ठीक है ना। ये वर्क का फॉर्मूला भी हमें पता लग गया जो कि क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस, क्योंकि डिस्टेंस को हमने एस से यहाँ पर डिनोट करके रखे है, ठीक है ना। इसीलिए जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू एफ, जो कि क्या है फोर्स मल्टीप्लाई एस, एस क्या है डिस्टेंस। और कुछ कुछ बुक्स में डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट देकर रखा हुआ है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम डिस्टेंस लिख सकते हो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सही है, ठीक है ना। तो या तो तुम वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे वीडियोस का परंपरा चलता आ रहा है कि जब भी तुमने कोई नया फॉर्मूला फाइंड आउट किया है तो उसका एसआई यूनिट तुम्हें मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हें यूनिट में फंसा लिया जाएगा पेपर में। तो चलो देखते हैं कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर तुम मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो फिर मैंने पहले ही बता रखा है कि जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। अगर तुमने नहीं देखा मेरा वीडियो तो फिर मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे आई बटन दिखेगा, पूरा प्लेलिस्ट देखो, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। और देखो जो डिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो फिर वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आई, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और बहुत ही फेमस एसआई यूनिट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, जो कि क्या है, जूल। इस वाले एसआई यूनिट पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि तुम्हें ये वाला एसआई यूनिट लिखना है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर ना लिख के तुम जूल लिख सकते हो या फिर जूल ना लिख के तुम न्यूटन मीटर लिख सकते हो, पर तुम्हें फोकस किस पे करना है, जूल पे फोकस करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एसआई यूनिट भी निकाल दिया वर्क का, जो कि क्या है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। जूल को हम डिनोट करते हैं किससे, जे से। जहां पर भी तुम्हें जे दिख जाए सिर्फ और सामने कुछ मैग्नीट्यूड हो, कुछ नंबर हो, तब तुम उसे समझ लेना कि वो जूल है, ठीक है ना। और एक चीज हमने मोशन वाले चैप्टर में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रखा है, और अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो जरूर देखो। मोशन का फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, जाके जरूर देखो, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं पता स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। देखो स्केलर क्वांटिटी होता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है।
और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही है, पर साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। शॉर्ट मैंने एक कंक्लूजन में तुम्हें बता दिया है। ठीक है ना? और जो हमारा वर्क है वो कौन सा टाइप ऑफ क्वांटिटी है? जो हमारा वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये याद रखना कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना? अब देखो, हम अब थोड़े से ट्विस्ट के बारे में देखेंगे वर्क वर्क के केस में। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करे तो वो वर्क माना जाता है। ठीक है ना? अब देखो, मान लो एक केस है। एक केस है, कौन सा केस है? जब मान लो एक इंसान ने शराब पी रखा है। ठीक है ना? अल्कोहलिक है, तो फिर रोज का रूटीन है उसका। ठीक है ना? अब ये इंसान क्या कर रहा है? नशे में है, और नशे में इंसानों का अता पता नहीं होता है, इसीलिए वो इंसान जो है वो दीवार पे जाकर धक्का मार रहा है। इस दीवार पे क्या मार रहा है? फोर्स लगा रहा है, धक्का मार रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब वो इंसान इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना? इस दीवार पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो तुम बताओ, क्या ये जो इंसान है वो इस दीवार पे कुछ वर्क कर पा रहा है या नहीं? ये तुम कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख दो फटाक से। ठीक है ना? और मैं भी इसका आंसर बता देता हूं। देखो, ये जो इंसान है वो उस दीवार पे कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ा था? जब भी कोई फोर्स लगेगा तो फिर उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होना चाहिए। पर इस केस में मोशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, मोशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है ना? मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इस वर्ल्ड पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, इस पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है ना? और जैसे कि हमने वर्क का फॉर्मूला भी देखा था। वर्क का फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्क का जो फॉर्मूला था वो था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है कि कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल किया है जब उस पे फोर्स लग रहा था। पर इस केस में जो डिस्टेंस है, जो एस है, वो क्या है? जीरो है, क्योंकि वो वॉल तो ट्रेवल ही नहीं कर रहा था ना, वो वॉल वहीं पर स्टेशनरी होकर खड़ा हुआ है। तो इस केस में जो एस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एस जीरो हो गया। अब देखो, फोर्स चाहे कुछ भी हो, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और वर्क क्या निकल गया इधर? जीरो। और साथ में क्या लेते हैं? जूल लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने वर्क निकाल के देख लिया कि कितना हो गया वर्क? जीरो हो गया। अब ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक इंसान है। ठीक है ना? वो बस स्टॉप पे, ये मान लो एक इंसान है और ये बस स्टॉप के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है ना? और उसने के दोनों हाथों में लगेजेस भरे पड़े हैं। दोनों हाथों में उसने लगेज लेके रखा है। ठीक है ना? और वो उसी पोजीशन पर ही खड़ा हुआ है। अब देखो, ये जो बॉक्सेस है जो उसके हाथों में है, ये फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना? ये तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे ना। पर ये जो इंसान है वो उसको ऊपर की तरफ लेके खड़ा हुआ है, तो जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है। ठीक है? पर इसका जो बॉडी है वो कोई भी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर तो नहीं कर रहा है ना। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? जीरो। मतलब वहीं पर ही खड़ा हुआ है वो अभी, बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पर, बस हाथों में क्या लेके खड़ा हुआ है? बैग लेके खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इस केस में भी देखोगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है? जीरो है। तो जो वर्क का फॉर्मूला क्या था? एफ मल्टीप्लाई एस। एस क्या है? इस केस में भी जीरो है, तो जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? जीरो जूल हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि तुम्हें ये दोनों केसेस समझ में आ गया होगा। और एक चीज होगा, वो इंसान जो है जल्दी थक जाएगा।
पर वो कोई वर्क कर नहीं रहा है पर थक रहा है, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला है वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंडीशन याद रहे। तो देखो, जो मैंने बोला था वो लिख दिया है। अ मैन स्टैंडिंग स्टिल एट अ बस स्टॉप, एक इंसान जो है वो वो बस स्टॉप पर रुका हुआ है, ठीक है ना। विथ हैवी सूटकेस इन हिज हैंड, विथ हैवी सूटकेस, और उसके हाथों में क्या है, भारी सूटकेसेस है। मे गेट टायर्ड सून, वो इंसान जो है जल्दी थक जाएगा। बट ही डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन, पर वो इंसान जो है कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो इंसान कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, जीरो है। और वो थक किस लिए रहा है? क्योंकि उसने ये हैवी सूटकेसेस को पकड़ के रखा हुआ है, जो कि इन ये नीचे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और वो इंसान इसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है ना। पर उसका वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो है। आई होप कि तुम्हें ये दोनों कंडीशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट थे, उसीलिए मैंने इन दोनों कंडीशंस पे ज्यादा जोर दिया है, ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब हम एक केस देखेंगे, ठीक है ना, जब हम वर्क डन करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, बस ये केस थोड़ा अलग है। बस इसमें थोड़े से फॉर्मूले नए बनने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, ये पूरा केस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और वो एग्जाम्पल क्या है, मान लो तुम अपने घर के सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है ना। और ये क्या है, स्टेयर केसेस है। और जब भी तुम इस घर में सीढ़ियां चढ़ोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम वर्क कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। और वो वर्क कैसे कर रहे हो, देखो, ये जो सीढ़ी देख रहे हो इसका हाइट जो है इससे ज्यादा है, इस वाले सीढ़ी से ज्यादा है, ठीक है ना। कितने से ज्यादा है, मान लो एच हाइट से ज्यादा है। तो फिर तुम्हें यहाँ यहाँ पे पहुंचना है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए तुम्हें अपना बॉडी को पूरा लिफ्ट करना पड़ेगा। और इस केस में तुम्हें ग्रेविटी भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तुम्हें डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है ना। डाउनवर्ड तुम्हें खींच रहा है। तो तुम्हें अपने बॉडी को लिफ्ट करने के लिए उस ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करते हो तो फिर वो वर्क किसके बराबर होता है, वो जो वर्क है वेट मल्टीप्लाई हाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। ये इतना तुम वर्क डन कर रहे होते हो। तो देखो, जो मैंने बोला वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो देखो मैंने क्या लिखा है, when work is done against gravity, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, against gravity, जब हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे कि मैंने बोला था इस केस में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body left। तो जो वर्क डन होगा किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस। तो देखो, प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा किसके बीच में, वेट के बीच में और हाइट के बीच में, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कितना हाइट से वो बॉडी तुम लिफ्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे हमने एच से डिनोट किया हुआ है। तो फिर जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमने देख रखा है, ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो देखो, वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट हमने पहले डिस्कस करके रखा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। अगर तुम्हें नहीं पता वेट के बारे में तो फिर मैंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना के रखा है, मास एंड वेट, ठीक है ना। ये उस वीडियो का टाइटल है। तुम जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में सर्च करो और फटाक से देख लो, तुम्हें वेट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, वेट
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ये मास किस चीज का मास है? उस बॉडी का मास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ बॉडी के बदले मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई वर्टिकल डिस्टेंस। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो क्या बना? W वर्क डन इज इक्वल्स टू m मास मल्टीप्लाई g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई h क्या है? हाइट है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, कैसे जो हमारा हमने एग्जाम्पल में देखा कि बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। उसी से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा कंसेप्चुअल वाइज ये टॉपिक खत्म होता है। अब ये तो हमारा परंपरा है ना कि कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम सीधा किस पे कूदते हैं? न्यूमेरिकल में कूदते हैं। बिना न्यूमेरिकल करे तुम वीडियो खत्म कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही लगना है इस पे। जल्दी से जल्दी खुद सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। जल्दी से जल्दी पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर बता दो। तो चलो मैं अब सॉल्व करवाने जा रहा हूं। अगर अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया है जल्दी करो यार, ट्राई करो जल्दी जल्दी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हाउ मच वर्क इज डन। तो हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है, ठीक है ना। पहले बता के रखा हुआ है। बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। हमें फोर्स दे रखा है कितना? 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, हमें वर्क की तो निकालना है, हमें वर्क निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। और एक फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो कब इस्तेमाल करते हैं? जब तुम्हें ग्रेविटी या फिर जी दिख जाए या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन टर्म तुम्हें कहीं भी दिख जाए वो वाला फॉर्मूला बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस केस में देख रहे हो कि वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए हम नॉर्मल जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्या है? एफ मल्टीप्लाई एस। तो जो जो चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। एफ गिवन है जो कि कितना है? 10 न्यूटन। एस गिवन है, एस कितना है? 1 मीटर। तो देखो ये दोनों चीजें हमको गिवन है, फॉर्मूला भी ये दो चीजों का डिमांड कर रहा है। तो डिमांड कर रहा है तो हमारे पास सप्लाई है, तो यहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। एफ के बदले हम 10 न्यूटन लिख देंगे। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन मीटर, या फिर मैंने क्या बोला था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 जूल। आई होप कि तुम्हें फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Calculate the work done in lifting 200 kilogram of water through a vertical height of 6 meter. Assume g is equals to 10 meter per second square. देख रहे हो वर्टिकल हाइट और फिर लिफ्टिंग, और साथ में यहाँ पे हमें मास दे के रखा है। और ये मुझे कैसे पता लगा कि ये मास है, वेट नहीं है? तो देखो अगर तुम्हारा जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है तो वो क्या है? मास है। अगर ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन देके रखा होता तो फिर वो क्या हो जाता? वेट हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने पहचाना कि जो गिवन है जो 200 किलोग्राम है ये क्या है? मास है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है? मास है, ठीक है ना। और वर्टिकल हाइट दे रखा है, यहाँ पर हमें हाइट गिवन है h, और यहाँ पर हमें g गिवन है। तो देखो जो जो चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। एक तो मास गिवन है, मास कितना है? 200 किलोग्राम। और क्या गिवन है? हाइट गिवन है, हाइट कितना है? 6 मीटर। और क्या है? जी गिवन है जो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन चीजें गिवन है।
और मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था जिसमें ये तीनों चीजें काम में आ सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है जल्दी से जल्दी बताओ। वो फॉर्मूला है W work done is equals to M mass multiply G acceleration due to gravity multiply H height। ये तीनों चीजें तो हमारे पास है, बस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर तुम्हारे हाथों में। M कितना है 200, G कितना है 10, मल्टीप्लाई H कितना है 6। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000 जूल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में W इज इक्वल्स टू mgh वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम, यहाँ पर क्या है ऐसा यूनिट किलोग्राम, इसका मतलब ये क्या दे रखा है मास दे रखा है, एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, और वो जो कार है वो ट्रेवल कर रहा है कितने स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये हमें डिस्टेंस दे के रखा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है जो गाड़ी है वो रुक जाता है, इसका मतलब जो v है जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v जो है कितना 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वो जो कार है वो डीएक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक, और हमें बताना है कि कितना फोर्स ब्रेक्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें जो है फोर्स बताने हैं कितना फोर्स उस ब्रेक पे एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स वो ब्रेक लगा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, और वर्क डन क्या होगा उस ब्रेक का, W निकाल के देना है, ठीक है ना, वर्क डन निकाल के देना है। तो देखो जो जो चीजें गिवन है वो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर फिगर आउट करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है मास, मास कितना है 1000 किलोग्राम। और क्या गिवन है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो कि कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, और हमें फोर्स निकालना है, और क्या निकालना है वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वाला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है ना, वही तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो जाओ प्लेलिस्ट में और जल्दी से वीडियो को देख लो। तो देखो, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमें मास गिवन है पर एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। और वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। s जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब बताओ इन तीन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें t मांग रहा है पर t तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसमें भी t मांग रहा है, इसमें तो दो दो बार t मांग रहा है, इसको तो कतई ही नहीं लेंगे। और इस वाले फॉर्मूले में ज्यादा चांसेस है, देखो हमें जो है एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस हमारे पास है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। अरे ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, v कितना है 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कितना है 30 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ये हमें निकालना है, मल्टीप्लाई s कितना है 50।
तो देखो जब मैं इस क्वांटिटी को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो यहाँ पर आते ही -900 इज इक्वल्स टू 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई ए। तो हमें ये निकालना है, तो ये जो 100 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 900 के साथ। यहाँ पर जो ए है वो कितना हो जाएगा, -900 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो ए का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे कि हमें बोल रखा है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हो रहा था, और वो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया है, अब फोर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो फोर्स निकाल सकते हैं ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास हमको गिवन है कितना, 1000 मल्टीप्लाई ए हमने निकाला कितना, -9। तो फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -9000 न्यूटन। और एफ जो है, और यहाँ पर हमने फोर्स का वैल्यू निकाल दिया जो कि कितना आ गया, -9000 न्यूटन। पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। और एक चीज, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया है, इसके पीछे एक रीजन है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि फोर्स में डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए इसका साइन जो है नेगेटिव है, मतलब ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और अभी हमारा काम है कि हम इसका वर्क डन भी निकालें। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था F मल्टीप्लाई एस। एफ तो हमने निकाल लिया है जो कि क्या है, 9000। अब यहाँ पर हम 9000 क्यों ले रहे हैं, -9000 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो वर्क डन है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव में है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एस डिस्टेंस, वो क्या है, 50 है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,50,000 जूल्स, ठीक है ना। ये आ गया वर्क डन। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हम फोर्स दे रहे हैं, तो फिर वो फोर्स जो है वो, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से वर्क डन हो रहा है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, और हमने ये देखा है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, मोशन भी उसी डायरेक्शन पर ही हो रहा है, ठीक है ना। ये मोशन उसी डायरेक्शन पर ही हो रहा है, ये हमने देखा है। पर जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस्तेमाल होगा एंगल्स। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक बच्चा है, ठीक है ना, और उस बच्चे ने एक गाड़ी को धागे से बांध दिया, ठीक है। एक टॉय कार है और उस टॉय कार को उसने धागे से बांध दिया, और वो बच्चा उस टॉय कार को खींचने लगा, ठीक है। और ये जो बच्चा है वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो जिसके वजह से जो टॉय कार है वो इस तरह से मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। जिसके वजह से जो टॉय कार है वो किसी हमारे मोशन में आ रहा है, और ये जो मोशन है वो इस स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये जो है मोशन है, और ये फोर्स है जो वो बच्चा लगा रहा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को मान लो थीटा नाम दे दो, ठीक है। तो ये एंगल की वजह से जो ये बच्चा फोर्स लगा रहा है वो पूरा का पूरा फोर्स नहीं लग पा रहा है इस टॉय कार में। ये जो स्लाइड एंगल देख रहे हो, इस एंगल की वजह से जो फोर्स है वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और
इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो ये जो फोर्स जैसे लगा रहा है, मान लो एक टॉय कार है, मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लॉक डायग्राम में शो कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन मत लो, अभी के लिए बस थोड़ा नोट्स बना के समझ लो। बाकी इसका जो वास्ट यूज है वो 11th में होने वाला है। तो ये वो फोर्स है जो बच्चा लगा रहा है, ये फोर्स है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन है उस कार का। तो देखो यहाँ पे एक एंगल है थीटा। तो ये जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है ना। फोर्स जो है दो कंपोनेंट में टूट गया। तो देखो जिस साइड थीटा होता है, जैसे कि इस केस में जो थीटा है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। और यहाँ पर कोई एंगल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। इस तरह से हम जो है कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। देख रहे हो जो एफ है उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक तो एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। और ए एफ कॉस थीटा क्या है, ये है डिस्टेंस। और जैसे कि हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वो क्या है, एफ मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है ना। एफ क्या है, फोर्स, और एस जो है वो डिस्टेंस है, ये हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है। पर ये जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ पर एफ नहीं, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था, जो फोर्स वो बच्चा लगा रहा है वो पूरा का पूरा फोर्स नहीं लग पा रहा है इस एंगल की वजह से। और कितना फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। और मुझे अभी तक जितना पता है कि तुम्हें कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा नहीं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट जो है वो 10th के मैथमेटिक्स में आता है, और इसीलिए तुम इसको जो है लाइटली ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो अभी तक के लिए याद रखो कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, ठीक है। और ये जो थीटा है, जैसे मैंने भी बोला था, ये क्या है, ये एंगल है किसके बीच में, फोर्स एंड मोशन के बीच का डिस्टेंस है ये थीटा, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख लो वो क्वेश्चन है क्या। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, एंगल का। तो एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और थीटा जो है हम इस तरह से लिखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अभी समझने में कंफ्यूजन हो सकती है कि थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम इस टॉपिक को लाइटली ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, और कितना एंगल है, 60 डिग्री with the horizontal surface if the force applied by the child is 5 न्यूटन। हमें यहाँ पे और एक F दे रखा है, फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन, और हमको क्या निकाल के देना है, वर्क डन निकाल के देना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक बच्चा है जो एक टॉय कार को पुल कर रहा है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। एक बच्चा है जो एक टॉय कार को पुल कर रहा है, ठीक है ना, खींच रहा है। मान लो यहाँ पे एक टॉय कार है और वो इस टॉय कार को पुल कर रहा है। तो फिर ये पुल करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, ये जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट में टूट जाएंगे, एक एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और फोर्स और मोशन के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। और ये थीटा का वैल्यू हमको गिवन है, जो कि कितना है, 60 डिग्री गिवन है। और इससे और इस कंडीशन के लिए हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। वो फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है।
तो सबसे पहले हमें गिवन है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। वो बच्चा जो है वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर। और क्या गिवन है? थीटा गिवन है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। और फोर्स गिवन है। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है ना, ये तीन चीजें हमको गिवन है। तो हमें ये तीन चीजें ही तो चाहिए थे वर्क डन निकालने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखो एक चीज कि यहाँ पर हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो थीटा का इस्तेमाल क्या है कि हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। और अगर ऐसा कोई वैल्यू तुम्हें दे रखा होगा तो फिर ये पहले से मेंशन कर रखा होगा कि जो cos 60 डिग्री है वो 0.5 होता है। ठीक है ना, तो जहां पर भी तुम्हें थीटा मिलेगा तो फिर उसको तुम cos थीटा बोल दोगे। और फिर उसका वैल्यू तुम्हें गिवन होगा, तो फिर जैसे इस केस में cos 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हें गिवन है जो कि क्या है? 0.5 है। तो फिर जहां पर भी तुम cos 60 डिग्री मिल जाए वहां पर तुम 0.5 लिख सकते हो। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। तो चलो बस अब जो जो मिला है वो पुट कर लेते हो फॉर्मूला में। तो W इज इक्वल्स टू एफ, फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री जो कि कितना है? 0.5, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए 25 जूल्स। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल हो रहा है, वरना और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन when the force act as right angle to the direction of motion। अगर तुम्हें पता नहीं है कि राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल होता है जब भी कोई फोर्स जो है 90 डिग्री पे एक्ट करेगा तो फिर वो 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, राइट एंगल जहां भी दिख जाए इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे कोई काम हो रहा है। अब हम वर्क डन निकालेंगे जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा होगा। तो देखो अभी हमने वर्क का एक फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला क्या था? मैं फिर से लिख देता हूँ। W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। ठीक है ना, और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जो है राइट एंगल में काम हो रहा है, तो राइट एंगल का जो थीटा है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पर थीटा गिवन है कितना? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। एक्चुअली इसका एक टेबल होता है, ठीक है ना, तो उस टेबल से मैं देख देख के इसका वैल्यू पुट करना होता है। और जनरली वो टेबल जो है क्लास 10th में याद करना पड़ता है। बहुत ही आसान सा टेबल है। जब भी मैं तुम्हें क्लास 10th पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो टेबल जरूर जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसी के ऊपर तुम्हारे 11th और 12th का फिजिक्स और मैथ डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी के लिए देख लो कि जो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो देखो cos 90 डिग्री अगर 0 है तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री जो कि क्या है? 0 है, मल्टीप्लाई एस। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होता है? 0 ही होगा। तो फिर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देखा कि जब भी वर्क डन हो रहा होगा, जब भी कोई भी फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये वाला केस समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो when the displacement of the body is perpendicular। perpendicular का मतलब भी सेम होता है जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, at 90 डिग्री to the direction of force no work is done। कोई भी वर्क नहीं हो रहा होता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा फोर्स के। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि when the displacement of the body is perpendicular। perpendicular का मतलब क्या है कि जब भी कोई फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स बोलेंगे। टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नो वर्क इज डन। तो
बोलना क्या चाहता है, देखो मान लो एक फोर्स लग रहा है जिसके वजह से जो बॉडी है वो उसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पर हो रहा है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो वो जो बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल पर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस केस में जो वर्क डन होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो वर्क डन होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो एग्जाम्पल तो बनता है इस केस के लिए। तो एग्जाम्पल क्या है इस केस का, मान लो एक इंसान है, ठीक है। वो इंसान अपने सिर पर लोड लेके जा रहा है। मान लो उसने यहां से लेके इतना डिस्टेंस कवर किया है। इस डिस्टेंस को मैंने ऐसे बोल दिया है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड फोर्स लगाए जा रहा होगा, ठीक है। और ये जो इंसान है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, या फिर मान लो अगर इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेगा तो फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा और क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अभी हमने पढ़ा कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फिर जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कि वो इंसान कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। दूसरा एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखना बेहतर समझूंगा, लिखना पसंद करूंगा। और वो स्टेटमेंट क्या है, तो देख लेते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ इज ऑल्सो जीरो। क्या बोलना चाहता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में भी ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका भी वर्क डन जीरो ही होगा। कैसे जीरो होगा, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में ट्रेवल करेगा, मान लो ये अर्थ है और इसके चारों ओर मून ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो वो हर एक इंस्टेंस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। और अभी हमने पढ़ा कि जहां पर भी परपेंडिकुलर एंगल बनेगा उस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, मतलब हर एक इंस्टेंस में वो 90 डिग्री बना रहा होगा। और जब जब 90 डिग्री बनाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये पूरे केस में ही 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका वर्क डन जो है वो जीरो ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, द वर्क डन इन द केस ऑफ मून मूविंग राउंड द अर्थ इज जीरो। ठीक है ना। इस वर्ड पे ध्यान रखो कि जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो फिर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। और इसी वजह से हमने पहले देख रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसी के रेफरेंस में हमने ये बोल दिया कि जो मून का वर्क डन है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है। आई होप कि तुम्हें ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक था, बस यही समझना था कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बस एक लाइन का कंक्लूजन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस केस में क्या हो रहा होता है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट एक्ट करता है, ठीक है ना। जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है और उस कंडीशन के लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक ड्राइवर है, वो अपने गाड़ी से बाहर निकलकर खाना खाने गया, ठीक है ना। और उसने जो है हैंड ब्रेक नहीं लगा के रखा था, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो अपने आप मोशन में आ गई। और गाड़ी मान लो यहाँ पे मोशन में आ गई, ठीक है ना। और ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि उसका उसका गाड़ी मोशन में आ चुका है तो वो दौड़ के गया और वो उस गाड़ी को रोकने लगा, ठीक है ना। वो अपना सारा फोर्स लगा रहा था उस गाड़ी को रोकने के लिए। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इंसान है वो
मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। जैसे मोशन इस साइड है तो फिर वो इंसान जो है इस साइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। उसका जो डायरेक्शन है फोर्स लगाने का वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस केस में क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बता के रखा है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड एक्ट कर रहा है। अगर हम मोशन के रेस्पेक्ट में देखें तो फिर जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड एक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम जो एफ है, जो फोर्स है, उसको क्या लिख देंगे, माइनस एफ लिख देंगे। बस एक मेजर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड चेंज कर रहा है और जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड एक्ट हो रहा है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क का, वो क्या था, W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस। और अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से जो एफ है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एफ में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नया फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का वो क्या बन जाएगा, माइनस एफ मल्टीप्लाई एस। तो जो नया फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू माइनस एफ मल्टीप्लाई एस। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा केस था। अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो क्या बताना चाहूंगा कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा मोशन की। अगर मोशन लेफ्ट में लग रहा है तो जो फोर्स है वो राइट में एक्ट होगा, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा। तो ऑपोजिट साइड में एक्ट करने की वजह से जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इसमें जो है डायरेक्शन होता है, इसी वजह से हम इसमें नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट करेगा कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड लग रहा है। और जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एफ मल्टीप्लाई एस में। तो यहां तक आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक और बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क के बारे में, ठीक है ना। अगर तुम देखना चाहो, ये तीनों मैंने पढ़ा के रख दिया है पहले से ही। जो मैं पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ वो तीन मैंने पढ़ा के रख दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, नेगेटिव के बारे में पढ़ाया था। उससे पहले मैंने जीरो के बारे में पढ़ाया था और उससे पहले मैंने पॉजिटिव के बारे में पढ़ाया था। बस एक कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स जो है वो एक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है तो फोर्स भी अगर इसी साइड एक्ट करेगा तो फिर ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे, ठीक है ना। इस वर्क डन में जो मोशन है उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो क्या लिख दिया है मैंने, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, when a force act in the direction of motion of the body। जब भी जो फोर्स है वो एक्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स भी एक्ट करेगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जब वर्क डन नेगेटिव कब होता है। तो देखो, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है ना, या फिर मान लो एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस साइड है पर जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड लग रहा है, ठीक है ना। जो फोर्स है वो ऑपोजिट साइड लग रहा है और मोशन जो है वो ऑपोजिट साइड लग रहा है। दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट साइड लग रही है। इसी वजह से जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट। जब भी जो फोर्स है वो ऑपोजिट एक्ट करेगा, किससे, मोशन से, ठीक है ना। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। अब चलते
थर्ड केस की ओर। तो देखो थर्ड केस क्या है, वर्क डन जीरो कब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये केस था वर्क डन जब नेगेटिव होगा। ऊपर वाला जो केस था वो वर्क डन कब, जब पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं जब, अब हम देखेंगे वर्क डन जीरो कब होगा। ये वाला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था, देखो जब भी कभी फोर्स और डिस्टेंस का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जब कोई इंसान अपने सिर पे लोड लेके रखता है और वो चलने लगता है तो फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, ठीक है ना। और उसके सिर में क्या है, लोड है। तो लोड होने की वजह से वो कुछ फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी उस लोड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, जिसके वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और ये जो फोर्स है वो कौन से साइड लग रहा है, डाउनवर्ड साइड लग रहा है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा, और वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। और हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। अगर तुम थीटा यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दोगे तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, और इस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख लिया है, वर्क डन इज जीरो। जो वर्क डन है वो जीरो कब होगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल। जब भी कोई फोर्स जो है वो राइट एंगल पे एक्ट होगा। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो फोर्स होगा और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उस बॉडी का, उन दोनों का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उस पार्ट को फिर से देखो। इसी के साथ खत्म करते हैं ये वाला वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। इसी के साथ हम खत्म करेंगे ये वाला वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।